स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया भर के मुसलमान यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड एक देश को अपना लीडर मानते थे। उनके हिसाब से अगर इस्लाम धर्म को कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, मुस्लिम कम्युनिटी को कोई बचा सकता है नॉन इस्लामिक स्टेट के अटैक से, मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार को अगर कोई रोक सकता है, द डिफेंडर द प्रोटेक्टर इज सऊदी अरेबिया। लेकिन ये मानते थे मतलब अब ये सऊदी अरेबिया को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। फलस्तीन जो एक वक्त पे सऊदी अरेबिया को मसीहा माना करती थी, आप उठा के देखिए कि फलस्तीन को सिर्फ लगता था कि अगर कोई देश जो है फलस्तीन के लोगों के हकों की बात करेगा, फलस्तीन स्टेट को एक्सेप्ट करवाएगा इजराइल से और इजराइल के हमलों को रुकवाएगा, फलस्तीन के लोगों को, फलस्तीन के बच्चों को बचाएगा, तो वह सऊदी अरेबिया। लेकिन आज वही फलस्तीन बोलता है, फलस्तीन के लोग बोलते हैं कि अगर आज इतना बिखर चुका है ना फलस्तीन, उसके पीछे की वजह सऊदी अरेबिया है। यह सऊदी अरेबिया ने ही पूरे वेस्ट एशिया को तबाह कर दिया है, पूरे मुस्लिम समुदाय को तबाह कर दिया है, खास करके सुन्नी कम्युनिटी को। कैसे एक प्रोटेक्टर, कैसे एक लीडर आज एक एनिमी के रूप में देखा जा रहा है, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले। सिर्फ 5-6 मिनट रुकना, यह वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि ये इसलिए मैं वीडियो लंबी बनाने वाला हूं, यहां पे आज हर एक इशू को कवर करूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू, आपने KGF मूवी देखी होगी, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, इससे बढ़िया आपको सीन कहीं और नहीं मिलेगा। विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी एक्शन, आपको आज मैं ऐसी कहानी बताऊंगा जो रियलिटी में कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया जितनी तेजी से राइज किया उतनी तेजी से फॉल कर गया। एक वक्त था कि यूएसए सऊदी अरेबिया की कस्में नहीं खाता था, और आज हर एक कसम, हर एक वादा सऊदी अरेबिया से किया हुआ इसे तोड़ चुका है। किस तरीके से मेरे दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान इसके लिए जिम्मेदार है। आज मोहम्मद बिन सलमान को अथॉरिटेरियन बोला जाता है, इसको सबसे बड़ा डिक्टेटर बोला जाता है, और मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को माना जाता है, ये इसी को माना जाता है। याद करें आप जमाल खशोगी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईली एक्लेम्ड जर्नलिस्ट था, उसके मर्डर का इल्जाम इस पे लगा, एंड ही असैसिनेटेड दैट द वेरी फेमस जर्नलिस्ट हु वाज हिज वेरी गुड फ्रेंड। आखिरकार इसने ऐसी क्या पॉलिसीज लाई, इसके आपके क्राउन प्रिंस बनने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, पहली बार इसे जब डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद इसने ऐसे क्या कदम उठाए जिसने सऊदी अरेबिया को राख में मिला दिया। लेकिन इससे पहले, राख में मिलाने से पहले, हम डिस्कस करेंगे उन इंसिडेंट्स के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में जिन्होंने सऊदी अरेबिया को मुस्लिम्स का मसीहा बना दिया, जिसने मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया को सबसे टॉप एपेक्स पोजीशन पे रखा। चलिए मेरे दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं कि पहला कारण है वो धार्मिक, वो रिलीजियस रीजन है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में इस्लाम धर्म के सबसे हॉलीएस्ट, सबसे पवित्र स्थान मिलते हैं, वो है मक्का और मदीना, जो एक अनपैरेलल्ड पोजीशन पे खड़ा करते हैं सऊदी अरेबिया को। और रिलीजियसली मेरे दोस्तों सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक डिसीजन मेकिंग का काम करती है। यह सबसे बड़ा एक कारण है। लेकिन इसके अलावा 4 ऐसे इवेंट्स, 4 नहीं 5 ऐसे इवेंट्स जिसने सऊदी अरेबिया को मेरे दोस्तों मुस्लिम कम्युनिटी का दिल भी जीत दिया, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने और वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए और आपकी यूरोपियन कंट्रीज इसको अपना सबसे बड़ा एलाई मानना स्टार्ट होगी वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में। अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उनके लिए अगर सबसे लॉयल कोई देश था वो था सऊदी अरेबिया। लेकिन आज वो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है सऊदी अरेबिया में। चलिए पहले उन 5 इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इवेंट है मेरे दोस्तों, दैट इज इजिप्ट्स पैन अरब प्रोजेक्ट। बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इसको हम पूरा डिटेल में खोलेंगे। एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, अ वेरी पावरफुल, ही वाज अ वेरी पावरफुल लीडर। इनका नाम था, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे जमाल अब्दुल नसीर। जमाल अब्दुल नसीर जो थे, या नासिर आप बोलो, ही वॉज वेरी अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज। क्यों? कारण था इजराइल को बसाना। क्या कारण था? इजराइल को जो यहां पे बसाया गया था। ही वॉज वेरी अगेंस्ट कि क्यों एक मुस्लिम वर्ल्ड के बीचों बीच, जहां पे इस्लाम धर्म के होलीएस्ट प्लेसेस का वास है, वहां पे आपने ज्यूज को बसाया और जबरदस्ती बसाया।
अब यह बंदा जो उस वक्त सबसे पावरफुल था, इसने सारे अरब नेशंस को क्या किया, सारे अरब नेशंस को बुलाया और जोड़ा और बोला कि सुनिए, आपको अपने देशों में से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करना है। अब ये यूएसए, अमेरिका, आपका यूके, बाकी नीदरलैंड हमें यहां दिखनी नहीं चाहिए। हमें भाईचारा बना के रखना पड़ेगा। हमें अब एकजुट होना बहुत जरूरी है। आज इजराइल बसा है, कल कोई और बसेगा। इसलिए सबसे पहले अपने लोगों से, अपने बच्चों के दिमाग से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, वेस्टर्न विचारधारा को निकाल के फेंके और यहां पे इस्लामिक स्टेट बनाए, यहां पे इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक वैल्यूज को इंपैक्ट करे बच्चों में। और यह बहुत बड़ा दुश्मन था इजराइल का और पूरी तरीके से इजराइल को खत्म करना चाहता था। तो मेरे दोस्तों, इसने क्या किया, 1967 में आपका इजराइल के साथ जंग छेड़ दी। सीरिया के साथ मिलकर इजराइल पे इसने हमला किया और इजराइल को इसने खत्म करने की कोशिश करी। बट इजराइल विद द सपोर्ट ऑफ यूके, विद द सपोर्ट ऑफ यूएसए, आज भी असला इजराइल को यही दे रहे। उस वक्त भी असला इजराइल को यूके, यूएसए देते भर भर के। और इतना असला, इतना मिसाइल सिस्टम, इतना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग बना दिया इजराइल का कि इजिप्ट उसके सामने खड़ा ही नहीं हो पाया। और इजिप्ट को सबसे बड़ा नुकसान क्या पहुंचाया इजराइल ने इजिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लैंड जो है वो छीन लिया, जो ये था, इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, जिसको मैं रेड कर रहा हूं। इसका क्या नाम है, सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला मेरे दोस्तों इतना अहम था कि जिसकी वजह से इजिप्ट की इकोनॉमी एकदम रातों रात ओवरनाइट कोलैप्स कर गई। और सिनाई पेनिनसुला ले जाने की वजह से अब्दुल जमाल, जो जमाल था आपका, राइट, जमाल अब्दुल, इसकी पूरी इमेज जो है वो, इसने जो एक इमेज बना के रखी थी कि मैं ही जो हूं अरब नेशन को सबसे पावरफुल बनाऊंगा, वो धरी की धरी रह गई। अब इसने उसके बाद इजिप्ट ने अपने इमेज को वापस बरकरार रखने के लिए कि अरब नेशंस को मैं ही लीड करूंगा, उसने इजराइल पे एक और अचानक से हमला किया, जिसे मेरे दोस्तों बाद में नाम दिया गया योम किपर वॉर। योम किपर वॉर से जो पहली वॉर मैंने अभी डिस्कस करी थी उसका नाम था 6 डे वॉर। ये 6 दिनों तक चली थी, जिसमें इजराइल को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। योम किपर वॉर में मेरे दोस्तों इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर एक रात को अचानक से इजराइल पे हमला करा, सिनाई पेनिनसुला को वापस लेने के लिए, अपने दबदबे को वापस बनाने के लिए। लेकिन इजराइल को फिर उससे भी 2 गुना ज्यादा सपोर्ट यूके और यूएसए ने दिया, जिसकी वजह से इजिप्ट को फिर बशम मुंह की खानी पड़ी। इजिप्ट बहुत बुरी तरीके से हारा। और इस बार जो है ये वॉर सीरिया और इजराइल, इजिप्ट और इजराइल के बीच तक सीमित नहीं रही, ये और भी अरब देशों में फैल गई, जिससे अरब देशों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। यहां पे अरब देश को बचाने के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड को बचाने के लिए, इजराइल को रोकने के लिए सऊदी अरेबिया ने ऐसा बेहतरीन प्लान सोचा, जिसकी वजह से यूएसए की नजर में सऊदी अरेबिया की इमेज मेरे दोस्तों टॉप लेवल पे पहुंच गई। सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस यूएसए समझना स्टार्ट हो गया। क्या था वो मेरे दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने क्या किया, जितने भी ओपेक के मेंबर्स थे, जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, अब जबकि सऊदी अरेबिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका था वर्ल्ड में, जब 1970 में बहुत सारे तेल के भंडार मिले, तो सऊदी अरेबिया ने ओपेक देशों को इकट्ठा किया, जिसमें मैक्सिमम आपके अरब देश थे। उनको बोला कि भाई देखो, हमें बहुत नुकसान होगा, वी हैव टू स्टॉप इजराइल, और इजराइल को अगर स्टॉप कर रहे हैं, तेल बंद कीजिए। तेल ही ले रहे हैं ना ये, सबसे ज्यादा इनको जरूरत क्या है, एनर्जी रोकिए। और यूएसए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए क्या करिए, 5% जो हर महीने हम जो तेल देते हैं उसमें 5% तेल रोकिए, और साथ में 3 गुना आपको तेल के प्राइसेस बढ़ाने। और यही ओपेक का जो ऑयल एम्बार्गो सऊदी अरेबिया ने लीड किया, इसकी वजह से यूएसए को भारी भरकम नुकसान हुआ। पूरे वर्ल्ड लेवल पे मेरे दोस्तों ऑयल के प्राइसेस इतने महंगे हो गए कि वर्ल्ड लेवल पे सारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। यहां पे यूएसए को पता चली सऊदी अरेबिया की वैल्यू, कि भाई ये तो पेट्रो डॉलर डिप्लोमेसी खेल रहा है, ये कभी भी चाहेगा यूएसए की इकोनॉमी को पलट के रख सकता है। इसलिए हर जगह लड़ना, इजिप्ट को भी मैंने दुश्मन बनाया है, सीरिया भी दुश्मन बन चुका है, तो अब अगर मैंने सऊदी अरेबिया को भी दुश्मन बनाया तो बहुत मुश्किल होगा। यहां पे मेरे दोस्तों यूएसए ने फ्रेंडशिप टॉक करना स्टार्ट करी, किसके साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया के इंपॉर्टेंस को समझते हुए। यह पहला कदम था जब सऊदी अरेबिया एक सीढ़ी चढ़ चुका था ग्लोबल पावर बनने के लिए, किसमें मेरे दोस्तों, मुस्लिम वर्ल्ड में।
अब दूसरा इंसिडेंट एक और मैं बहुत बेहतरीन बनाना चाहता हूं कि लोगों के बीच में सऊदी अरेबिया ने कैसे दिल जीता, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कैसे दिल जीता। बच्चा, अल अक्सा मस्जिद अगर आपको पता हो, बहुत फेमस मस्जिद है जेरूसलेम में, राइट। जेरूसलेम में अल अक्सा मस्जिद पे आपके ऑस्ट्रेलिया के क्रिश्चियन मिलिटेंट ग्रुप्स ने अल अक्सा मस्जिद पे हमला कर दिया। इस हमले से पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग शॉक में चले गए, वो हिल गए कि यार इतनी बुरा हमला। अब सऊदी अरेबिया वापस इसमें आगे आया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि मुस्लिम देशों को हमें यूनाइट होना पड़ेगा, अपने धर्म को बचाने के लिए, मुस्लिम की आवाज को एक करने के लिए सऊदी अरेबिया को जुड़ना पड़ेगा। और यहां से सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में मेरे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बनी, जिसमें सबसे पहले यह बोला गया कि जितने भी इस्लाम धर्म की जो मस्जिदें हैं, इंपॉर्टेंट मॉस्क हैं, जो इस्लाम धर्म के बाहर किसी और देश में हैं, उनको प्रोटेक्ट करना होगा, उनको सिक्योरिटी, उनको प्रोटेक्शन पूरी प्रोवाइड होनी चाहिए। किसी भी तरीके से होली बुक को, इस्लाम को बुक को, किसी भी तरीके से कुरान को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहां पे सऊदी अरेबिया ने लोगों का दिल जीता, मुस्लिम कम्युनिटी का दिल जीता। यहां से लोगों को लगना स्टार्ट हो गया, सुन्नी कम्युनिटी को खासकर लगना स्टार्ट हो गया कि भाई सऊदी अरेबिया तो हमारा प्रोटेक्टोरेट है, ये सीधा सीधा इजराइल के खिलाफ बोलता है, ये अमेरिका से भिड़ जाता है और अपने धर्म को, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए ये सीधा सीधा क्या कर रहा है, पूरे देश पे ये ऐलान कर रहा है कि भाई हमारी मस्जिदों को आपके देश में बचाया जाए, यह हम बोलते। यहां से इसने लोगों का दिल जीता। तीसरा इंसिडेंट बच्चा, तीसरा इंसिडेंट आपका होता है 1979 में। मैं 1979 में, अगर आपको पता है, यह है ईरान देश। याद रखिएगा 1979 से ईरान जो है मेरे दोस्तों, इससे पहले ईरान पपेट होता था किसका, आपका यूएसए का। और यूएसए यहां से ईरान से भर भर के यूएसए, यूके और फ्रांस तेल लिया करते थे। और यहां पे इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, काम तो यही था, अंग्रेजी लाओ, वेस्टर्न कल्चर लाओ, लोगों को अपने कल्चर के साथ जोड़ो तो विद्रोह करेंगे नहीं। तो ईरान में क्लब चलना, डांस होना, लेट नाइट पार्टी होना, यह बहुत चलना स्टार्ट हो गया, जिससे इस्लाम में यह बहुत इसको बुरा माना जाता है। यहां पे अनायतुल्लाह खुमैनी, वो मेरे दोस्तों आपके क्या आते, पावर में आते। उन्होंने यहां पे लोगों को समझाना स्टार्ट हो गया कि पागलों क्या कर रहे हो, इस्लाम धर्म में ये चीजें बिल्कुल बहुत बड़ा पाप है, जहन्नम में जाओगे। और उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और ईरान ने क्रांति छेड़ दी। कब? 1978 और 79 में। और ये क्रांति इतनी खतरनाक थी कि अमेरिका को यहां से दुम दबा के भागना पड़ा। और अमेरिका अपने सारे इंपॉर्टेंट जो ऑयल के जो उसको कंट्रोल था वो ईरान पे खो चुका था। अब अमेरिका को लेनी थी क्या, बदला। किससे? ईरान से। अब बदला लेने के लिए सबसे बेहतरीन कौन था? सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया बच्चा सुन्नी कम्युनिटी का देश है, सुन्नी मेजॉरिटी में यहां पे बच्चा शिया है। और आपको पता है शिया और सुन्नी की बहुत लगती है, और सऊदी अरेबिया और ईरान की बहुत लगती थी। अब सऊदी अरेबिया इस वक्त में हंग्री था, भूखा था कि वो इस रीजन का सबसे पावरफुल बंदा बने। तो उसने कहा यही तो सही मौका है, किसका साथ देने का? किसका साथ देने का? यूएसए का। अब जब मेरे दोस्तों सोवियत यूनियन, अब मैं आपको कोल्ड वॉर के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। जब कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में थी, तो वहां से सोवियत यूनियन ईस्ट वाली साइड से अलायंस बना रहा था, और उस अलायंस में ईरान जो है वो सोवियत यूनियन के साथ जुड़ गया। और जब ये जुड़ा तो सऊदी अरेबिया को एक और मौका मिला, मौके पे चौका मारना स्टार्ट हुआ। सऊदी अरेबिया ने फिर पूरा साथ किसका दिया? यूएसए का, कि मैं आपका साथ देता हूं, यहां पे आपके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए क्यों टेंशन लेती है, आपका ही तेल है, सब कुछ आप ले जाइए। अब मेरे दोस्तों में इराक और ईरान, सऊदी अरेबिया के लिए ये दोनों खतरनाक थे। अब अमेरिका ने ईरान से बदला लेने के लिए इराक का फायदा उठाया और ईरान और इराक वॉर छेड़ दी। क्या कर दी? ईरान और इराक वॉर छेड़ दी, जो लगभग 8 साल चली। ईरान इराक वॉर में कोई जीता नहीं, लेकिन दोनों देशों को बहुत नुकसान हुआ। अब जो सऊदी अरेबिया के लिए जो दो सबसे खतरनाक दुश्मन थे, जो अड़चन थे इसको लीडर बनने के लिए, वो अड़चन अपने आप दूर होगी। ईरान और इराक काफी हद तक वीक हो गए।
उसके बाद मेरे दोस्तों, आपको पता है सद्दाम हुसैन पागल था। सद्दाम हुसैन ने 1991 में क्या किया, अचानक से कुवैत में हमला कर दिया, जिसकी वजह से गल्फ वॉर स्टार्ट होगी। अब जब ये गल्फ वॉर स्टार्ट हुई, इस गल्फ वॉर में मेरे दोस्तों सऊदी अरेबिया ने इराक से लड़ने के लिए पूरा साथ यूएसए का दिया। देखिए, खुद समझिए, ईरान के खिलाफ साथ सऊदी अरेबिया यूएसए का दे रहा है। सोवियत यूनियन के खिलाफ सऊदी अरेबिया साथ किसका दे रहा है, यूएसए का दे रहा है। इराक के खिलाफ सऊदी अरेबिया किसका साथ दे रहा है, यूएसए का। 3 बार लॉयल्टी प्रूफ कर चुका था, इसलिए यूएसए के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट अलाई हो चुका था। और दूसरा कारण क्या था, यूएसए को चाहिए था तेल, और तेल का भंडार पड़ा हुआ था कहां पे, सऊदी अरेबिया में। यहां पे एक और चीज, 1991 से मैं आपको 3 साल थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, जब मेरे दोस्तों क्या किया, आपका सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था, मेरे दोस्तों अफगानिस्तान में जन्म हुआ था अलकायदा का। याद कीजिए, अलकायदा का लीडर कौन है, ओसामा बिन लादेन। कहां से था वो, सऊदी अरेबिया से। अफगानिस्तान इन्वेजन में भी सोवियत यूनियन ने जो अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था, सऊदी अरेबिया ने यूएसए के साथ मिलकर अलकायदा को जन्म दिया और मेरे दोस्तों अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को हराया। अब जब 1989 में कोल्ड वॉर खत्म हुई, यहां से ईरान इराक हारे, सऊदी अरेबिया पावरफुल। फिर 1991 के बाद इराक हारा, सऊदी अरेबिया पावरफुल। इजिप्ट का काम पहले तमाम हो गया था, सऊदी अरेबिया पावरफुल। और अब जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, ईस्ट ब्लॉक टूट गया, यानी सोवियत यूनियन यूएसएसआर टूट गया, और हार किसकी हुई मेरे दोस्तों, यूएसएसआर की। ईरान एकदम से और कमजोर पड़ गया, क्योंकि सोवियत यूनियन अब ईरान का साथ दे नहीं सकता था। तो भर भर के डिफेंस डील हुई किसके साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। भर भर के मिलिट्री एड प्रोवाइड किया गया किसको, सऊदी अरेबिया को। ये थे मेरे दोस्तों आपके 5 इवेंट्स जिसने सऊदी अरेबिया को वर्ल्ड पावर, मुस्लिम दुनिया का बादशाह बना के रख दिया। सऊदी अरेबिया हर वक्त फलस्तीन कॉज के लिए खड़ा रहा। फलस्तीन में हो रहे अत्याचार और इजराइल को बार बार उसने कोसा कि तुम फलस्तीन को ऐसा नहीं कर सकते, फलस्तीन को स्टेट जो है उसका दर्जा मिलना चाहिए, वो कंट्री डिजर्व करता है। इसी वजह से सऊदी अरेबिया को सिर्फ मेरे दोस्तों आपके यूएसए और यूके और यूरोपियन कंट्रीज नहीं पसंद करती थी, मुस्लिम समुदाय भी बहुत पसंद करता था, फलस्तीन भी बहुत पसंद करता था। अब क्या कारण हुआ, आप कारण जानेंगे इसके डाउनफॉल का, कारण जानेंगे डाउनफॉल का। और कारण जानेंगे डाउनफॉल का सबसे पहला कारण जो है मेरे दोस्तों, वो होता है आपका 2015। 2015 में सऊदी अरेबिया के किंग की डेथ होती है, उनका नाम है अब्दुल्ला। जब सऊदी अरेबिया के किंग की डेथ होती है अब्दुल्ला, उसके बाद किंग किसको बनाया जाता है, किंग सलमान को। किनको बनाया जाता है, किंग सलमान को। और जब ये किंग सलमान कौन है, किंग सलमान इनके फादर हैं, मोहम्मद बिन सलमान के फादर कौन है, किंग। ये अभी भी सऊदी अरेबिया के किंग है। माना जाता था कि किंग के पास सबसे पावर होती है, लेकिन उससे भी पावरफुल आज ये हो चुका है बंदा। किंग सलमान जब 2015 में उन्होंने सऊदी अरेबिया के जब वो राजा बने, 2022 तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप भी संभाली है किसकी, सऊदी अरेबिया की। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर है। उसी 2015 में सऊदी अरेबिया ने क्या किया, सऊदी अरेबिया के किंग सलमान ने अपने सबसे बड़े बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्या बनाया, डिफेंस मिनिस्टर। और यहां से इस बंदे का दिमाग खराब हो गया, इसे डिफेंस मिनिस्टर बनाया 2015 में, फिर इसे क्राउन प्रिंस भी बनाया, और अब ये 2022 के बाद ये प्राइम मिनिस्टर है। दोस्तों अब इसने क्या किया, इसने ऐसे पॉलिसीज अपनाई जिससे सऊदी अरेबिया का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आप याद करो, इस वक्त मेरे दोस्तों यूएसए का एक नया प्रेसिडेंट भी आ चुका था, उसका नाम था बराक ओबामा। बराक ओबामा ने डिसाइड किया कि मैं सऊदी अरेबिया के तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करूंगा, अब मुझे सऊदी अरेबिया की जरूरत नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, यह कारण था बच्चा यूएसए में मिले हुए शेल रेवोल्यूशन। शेल क्या है मेरे दोस्तों, ऑयल, गैस, एनर्जी। यूएसए में इतना बड़ा रिजर्व शेल का मिल गया कि अब यूएसए की डिपेंडेंसी जो है सऊदी अरेबिया पे तेल के लिए, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए खत्म होगी। और यूएसए का जहां पे मेरे दोस्तों आपका डिमांड खत्म,
वो देश यूएसए के लिए कोई मायने नहीं रखता। बराक ओबामा ने पूरी तरीके से अपने आप को साइडलाइन कर दिया और वो बहुत कम इन्वेस्ट करना स्टार्ट हुआ किस पे, सऊदी अरेबिया पे। अब साथ साथ में उसकी नजर थी किस पे, ईरान पे। ईरान पे क्यों नजर थी? क्योंकि वो चाहता था कि ईरान को, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर था जर्मनी की तरफ से और भी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, जो ईरान पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। किसके लिए मेरे दोस्तों? आपके तेल के लिए और भी नेचुरल गैस के लिए। लेकिन अब यूएसए ने ईरान पे बहुत भारी सैंक्शंस लगाए थे, उसके मनी को मेरे दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीज करके रखा था, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ईरान से तेल नहीं खरीद पा रही थी, या खरीदती थी वो बहुत महंगा खरीदती थी, तो उन्हें नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने बराक ओबामा को प्रेशराइज किया कि भाई ईरान जो है वो नहीं न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, आप उसके साथ न्यूक्लियर डील कीजिए और सैंक्शंस को खत्म कीजिए। बराक ओबामा ने ईरान के साथ डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा, दोस्ती करूंगा, न्यूक्लियर डील करूंगा। ईरान को बोलूंगा कि अब आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं आपका बहुत सारा जो बाहर फ्रोजन मनी है, जो $बिलियन आपका मनी बाहर हमने रोक के रखा हुआ है, वो आपको दे देंगे और आप फ्रीली ट्रेड कर पाओगे। ईरान ने कहा ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, सऊदी अरेबिया ने ईरान के खिलाफ काफी साथ दिया था यूएसए का, वही यूएसए का जो गद्दार निकल गया, जिसने सऊदी अरेबिया के साथ क्या करती, गद्दारी कर दी। यहां मेरे दोस्तों ईरान हो गया पावरफुल। अब ईरान ने अपने बदले लेना स्टार्ट किए। कब? 1990s के, 1970s के, 1980s के। किसके खिलाफ? सऊदी अरेबिया के खिलाफ। उसने अपने ग्रुप बनाना स्टार्ट किए। कौन से ग्रुप? एक ग्रुप उसने यमन में बनाया, उस ग्रुप का नाम था बचा हूती ग्रुप। ये रेबल ग्रुप था। इसको बनाया इसलिए था कि सऊदी अरेबिया का काम तमाम करना है, अटैक करते रहो। और इसको मेरे दोस्तों खोमेनी बेहतरीन तरीके से सबसे एडवांस उस वक्त के हथियार प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब इस पे सैंक्शंस रहे नहीं, इसकी इकोनॉमी बूस्ट करना स्टार्ट होगी। अब ये इजराइल और इसको सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था। लेबनान में मेरे दोस्तों इसने क्या बनाया? हिजबुल्लाह बनाया। और हिजबुल्लाह पहले से था, लेकिन अब हिजबुल्लाह को पावरफुल करना स्टार्ट हो गया। क्या करके? आर्म सप्लाई करके। और सीरिया में भी इसने मेरे दोस्तों जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया और इसने दुश्मन खड़े कर दिए। किसके लिए? सऊदी अरेबिया के लिए। कौन कौन? यमन, आपका हिजबुल्लाह और सीरिया। और एक और याद रखिएगा, ये छोटा देश सा देश कतर, ये भी बहुत बेहतरीन दोस्त था। किसका? आपका ईरान का। आज भी है दोस्त। अब मोहम्मद बिन सलमान ने ये देखा, यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, यहां पे न्यूक्लियर डील होगी, ईरान को इतना पावरफुल बना दिया, नीचे मेरे साउथ में ये धमाकेदार क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, यहां पे हिजबुल्लाह मुझे कल को परेशान करेगा, तो अब मैं क्या करूं? ये जाता है अपने मेंटोर के पास। और इसका मेंटोर कौन निकलता है? इसका मेंटोर निकलता है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट का मेरे दोस्तों आपका क्या किंग है ना, जो लीडर है, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन ज़ैयद। मोहम्मद बिन ज़ैयद के पास जाता है कि बताओ मुझे इस रीजन में, इस इलाके में मैं कैसे पावरफुल हो सकता हूं, क्योंकि अब आप भी ईरान के साथ लगते हो, आपका भी ईरान बहुत बड़ा दुश्मन है, तो क्या किया जाए? तो इन्होंने आइडिया दिया इसको कि भाई ये कर जिसकी वजह से तू बहुत पावरफुल हो जाएगा। क्या कर? स्टार्ट हो जा यमन पे हमला करने के लिए। छोटा सा तो ग्रुप है हूती छोटा सा तो ग्रुप है, एक दिन में तो उसको निपट लेगा। जैसे इसको निपटेगा तो ईरान का कंट्रोल अपने आप खत्म होगा। फिर उसके बाद तू पकड़ कतर को, हम सब मिलकर कतर को पकड़ेंगे, कतर को मना करेंगे किसी भी तरीके का रिश्ता इसके साथ रखने के लिए। उसके बाद लेबनान का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो लगातार हिजबुल्लाह के साथ अपने रिश्ते कायम करके बैठा हुआ है, जिसके पास सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप भी है, इसको बुला जरा और इसको थोड़ा सबक सिखा। तो इसने क्या किया? मोहम्मद बिन ज़ैयद के नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट हुआ। निकलते ही 2015 में इसने सबसे पहले यमन पे अटैक किया, इस उम्मीद से कि यमन को मैं 2 दिन में क्या कर दूंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा। मेरे दोस्तों यमन का हूती ग्रुप आज तक एग्जिस्ट कर रहा है और हूती ग्रुप ने उलट ही कर दिया। हूती ग्रुप ने इतना नुकसान पहुंचाया सऊदी अरेबिया को कि सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने हाथ जोड़े कि भाई मैं चाहता हूं ट्रूस हो जाए, मैं चाहता हूं एग्रीमेंट हो जाए। अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे कि भाई 2019 पे इस हूती ग्रुप ने सबसे बड़ा ऑयल कंपनी, सबसे बड़े ऑयल फैसिलिटी को मेरे दोस्तों मिसाइल और ड्रोन से हमला करके तबाह कर दिया।
उससे सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से नंगा हो गया, खत्म हो गया सऊदी अरेबिया। ये अब आगे डिस्कस करेंगे। अब जो सबसे पहला कदम इसने उठाया किस पे, हूती को 2 दिन में खत्म करने के लिए, आज 2015 और 2024 आज भी हूती ग्रुप है। इससे सऊदी अरेबिया की इमेज जो है पूरी तरीके से गिर गई कि यार एक छोटे से रेबल ग्रुप को नहीं खत्म कर पाया वो देश जो सबसे ज्यादा यूएस से हथियार उठाता है। आपको यहां पे ईरान की दाद देनी पड़ेगी कि एक छोटे से ग्रुप को कितना बेहतरीन तरीके से उसने डेवलप और स्ट्रेंथन किया था कि भाई साहब सऊदी अरेबिया बैक्ड बाय यूएसए उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया। दूसरा मेरे दोस्तों, इन्होंने क्या किया, कतर पे क्या करना है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने। अब कतर देश जो है यह बहुत बेहतरीन दोस्त था किसका, ईरान का। अब ये चाहते थे कि ईरान को किसी तरीके से आइसोलेट किया जाए, और ईरान को आइसोलेट करने का तरीका यह है कि ईरान के हाथ पैर काट दो। हाथ पैर क्या है, हूती है, हाथ पैर क्या है, हिजबुल्लाह है, हाथ पैर क्या है, लेबनान है, हाथ पैर क्या है मेरे दोस्तों, आपका कतर है। तो ये गए कतर के पास 2017 में, क्या, मोहम्मद बिन सलमान। इसने क्या किया, कितने देशों ने, इजिप्ट ने, क्या, इजिप्ट ने, सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई ने, इनने मिलकर डिसाइड किया कि हम इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाएंगे, मतलब हम किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखेंगे। हम कतर को अपनी एयर स्पेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम कतर को किसी भी तरीके का फूड नहीं देंगे, क्योंकि कतर जो है इन देशों पे फूड के लिए बहुत डिपेंडेंट था। हम कतर से किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखेंगे जब तक कतर हमारे 13 डिमांड्स नहीं मान लेता है। वो 13 डिमांड्स क्या थी, सबसे पहले अल जजीरा को बंद करना है। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क जो बहुत खिलाफ बोलता था किसके, सऊदी अरेबिया के, जो बहुत खिलाफ बोलता था यूएई के, उसको बंद करना है। कतर के पास ये गए, इन्हें बोला ईरान के साथ तुझे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, तू मुस्लिम भाईचारे की बिल्कुल बात नहीं करेगा, तू जो हमास के साथ तूने जो रिश्ते बना के रखे वो एक टेररिस्ट ग्रुप है। इवन कि अल कायदा को भी टेररिस्ट ग्रुप बोला गया, और बोला कि तुम जो है टेररिस्ट ग्रुप को साथ देने के लिए हम तुम्हें क्या करें, इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा रहे हैं, अगर तुमने ये शर्तें नहीं मानी तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और एक और, टर्की का मिलिट्री बेस था कतर में, अभी भी है, उस टर्की को बोलो कि अपने मिलिट्री बेस को यहां से हटाए। तो यहां पे इन दोनों का प्लान क्या था, जो इसने इसके कंधे पे बंदूक रख के चलाई कि भाई यहां पे हम सिर्फ किसका कंट्रोल बनाएंगे, सऊदी अरेबिया का और यूएई का। लेकिन आगे बिल किसके नाम पे फटने वाला है, इसके नाम पे। अब कतर निकला बहुत तेज, कतर बहुत स्मार्ट था। कतर ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, कतर ने बात करी टर्की से कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ईरान से। ईरान ने, टर्की ने बोला कोई टेंशन नहीं, फूड की शॉर्टेज है ना, मैं फूड प्रोवाइड करता हूं। टर्की ने मेरे दोस्तों इमीडिएट लेवल पे मिलिट्री अपनी क्या कर दी, कतर पे डिप्लॉय कर दी। और इसने दूसरा एयर स्पेस ईरान ने प्रोवाइड करी, एयर स्पेस मेरे दोस्तों टर्की ने प्रोवाइड करी, एयर स्पेस सीरिया ने प्रोवाइड करी, जिससे कतर को शुरू में नुकसान हुआ, लेकिन बाद में कतर जो है उभर के निकल के आ गया। अब कतर चाहे इतना सा देश है, लेकिन कतर बहुत रिच है। कतर इतना स्मार्ट निकला कि कतर ने सीधा क्या किया, वो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन WTO के पास चला गया, ICAO के पास चला गया, और अल जजीरा को बोला कि तुम्हारे इतने व्यूअर्स है दुनिया भर में, ले मैं तुझे पूरी खुली छूट देता हूं, तुझे मैं लिवरेज देता हूं कि दबा के बदनाम कर सऊदी अरेबिया को। और जो अल जजीरा ने सऊदी अरेबिया को दबाया है और जो सऊदी अरेबिया को बदनाम किया वर्ल्ड लेवल पे, सऊदी अरेबिया की इमेज धरी की धरी रह गई। सऊदी अरेबिया को डिक्टेटर मानना स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास कतर पहुंचा, उसने बोला कि ये जो है जबरन हमें हमारी सॉवरेनिटी हमसे छीन रहे हैं, और अपनी डिमांड्स जो हैं मनवाने के लिए मेरे पास इन्होंने क्या किया, इलीगल तरीके से इन्होंने सैंक्शंस लगाए। WTA और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे दोस्तों खदेड़ा किसको, सऊदी अरेबिया को, इजिप्ट को, आपका यूएई को। शुरू में यूएस ने साथ दिया, लेकिन यूएस ने जब ये देखा कि भाई ये तो उल्टा पड़ गया, ये तो हम कतर को दबा के ईरान को खत्म करना चाहते थे, ये तो कतर सबका बाप निकला। यूएस ने अपना साथ एकदम से सऊदी अरब से हटाया, दुबई भी साइड में निकल गया, बचा कौन, सलमान। सलमान हो गया खतरनाक लेवल पे बदनाम। पहला हूती पे लगा झटका, डिक्लाइन, दूसरा कतर पे लगा झटका की मतलब यहां से पे लोगों को पता चल गया कि भाई सऊदी अरेबिया की इतनी भी औकात नहीं है कि वो इतने बड़े लेवल पे प्रेशर करने के बाद भी एक छोटे से देश को अपनी शर्तें नहीं मनवा पाया। तो उसकी लीडरशिप जो है वो गल्फ कंट्रीज में गिरना स्टार्ट हो गई। अब सबसे बड़ी चीज मेरे दोस्तों,
लेबनान, ये बहुत सोचने वाली बात है। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम है साद हरीरी। साद हरीरी हिजबुल्लाह के बहुत क्लोज एलाई थे। हिजबुल्लाह शिया ग्रुप, सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान सुन्नी, ईरान का हिजबुल्लाह क्या था, प्रॉक्सी ग्रुप था। ईरान प्रॉक्सी वार उसी से करवाता था। अब उसका साथ कौन दे रहा, आपका साद हरीरी। साद हरीरी के पास लेबनान की सिटीजनशिप भी थी, सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप भी थी। अब इसको रोकना था तो मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, किसके कहने पे, मोहम्मद बिन जयद, कि भाई साद हरीरी को फोन किया, यार एक काम है, हमारे पास एक बहुत बड़ी डील आ रही है, इकोनॉमिक डील, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे, एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है, हम दोनों को बहुत फायदा होने वाला है। तो इसने इसको बहका के साद हरीरी को सऊदी अरेबिया बुलाया, कब, नवंबर 2017 में। और मेरे दोस्तों इसको वहां पे डिटेन किया और इसको मारा, जान से नहीं, मारना स्टार्ट किया। इसलिए मारा कि तुम हिजबुल्लाह का साथ क्यों दे रहे हो और तुम रिजाइन करोगे। आप सोचो, एक देश के प्राइम मिनिस्टर को अपने देश में बुला के अपनी सऊदी लाइव टेलीविजन में लाइव टेलीकास्ट करवा के बचा इससे रिजाइन करवाया था। इसको दुनिया भर में कोसा गया कि यार ये क्या डिक्टेटर पैदा हो गया भाई, जो अपनी मनमर्जी कर रहा है। अब दोस्तों इसकी वजह से भी सऊदी अरेबिया की इमेज जो है बहुत बड़े लेवल पे खराब हुई। अब जबकि फ्रांस लेबनान, या अब लेबनान का बहुत अच्छा दोस्त है, फ्रांस ने बहुत बड़े लेवल पे सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज किया। सऊदी अरेबिया की ग्लोबल इमेज अथॉरिटेरियन डिक्टेटर बनती गई। अब एक और इंसिडेंट, जब मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद बिन जयद के पास गए, उन्हें देखा भाई दुबई ने तो पूरी तरीके से अपनी इकॉनमी बदल दी है। दुबई को पता है कि तेल तो खत्म होने वाला है ना, एक टाइम आएगा हम तो मारे जाएंगे। तो उसने क्या किया, टूरिज्म को बहुत डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप किया। मोहम्मद बिन जयद ने मोहम्मद बिन सलमान को बोला कि तू भी क्या कर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर भाई, उसके लिए तुझे रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, तुझे बदलाव लाने पड़ेंगे, तुझे कम्युनिटी वेलफेयर करना पड़ेगा, तुझे सऊदी अरेबिया में वुमेन को एम्पावर करना पड़ेगा, वुमेन को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। जहां पे वुमेन अलाउड नहीं थी को जॉब करने के लिए, वुमेन को अब तुझे हाई पोजीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि आप तुझे वेस्टर्न कल्चर चाहिए। देख जैसे मैंने वेस्टर्न कल्चर लाया हुआ है, तो तुझे अपने इस्लामिक रूल्स को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा अगर तू चाहता है सऊदी अरेबिया आने वाले टाइम पे, फ्यूचर पे वो सस्टेन कर पाए, क्योंकि तेल तो खत्म होगा मेरे भाई। अब तू क्या कर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना। तो इसका ड्रीम आया, इसने बोला हाँ भाई ये तो बात बहुत सही बोल रहे मेरे गुरुदेव। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि हाँ मैं विजन 2030 लेके चल रहा हूं। विजन 2030 में मेरा क्या काम रहेगा, विजन 2030 में मैं अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज कर दूंगा। जो ऑयल डिपेंडेंस इकोनॉमी है उससे मैं निकल के अपनी इकोनॉमी को इतना डाइवर्सिफाई कर दूंगा कि ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन जाएगा। यहां पे मैं वर्ल्ड लेवल के सबसे फेमस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हैं वो यही करवाऊंगा। इसको इतना बेहतरीन मैं वर्ल्ड क्लास वेन्यू बनाऊंगा। लेकिन अब इसके लिए इसको चाहिए था पैसा, और इसको चाहिए थी मेरे दोस्तों फुल अथॉरिटी, इसको चाहिए थी सेंट्रल पावर। सोचिए अभी ये किंग नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ये अपने बाप की भी नहीं सुनता था, जो बाप आज भी किंग है। इसने क्या किया, एक होटल बुक किया रियाद में। उस होटल का नाम था क्या, रिट्स कार्लटन। क्या, रिट्स कार्लटन। यहां पे इसने 200 आपके सबसे हाई प्रोफाइल आपके सऊदी के सिटीजन्स को बुलाया, जिसमें कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जिसमें कोई आपके सऊदी गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर के लेवल पे थे। उधर बुला के उनको डिटेन कर गया इस होटल में। ये 7 स्टार है, ये मुझे नहीं पता 5 स्टार 7 स्टार है। इस होटल में आके डिटेन कर गया और उनको मारना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब इसको अपना विजन 2030 प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए मेरे दोस्तों को चाहिए था पैसा। और इसने बोला कि मेरे देश में करप्शन बहुत है, इसलिए मैं करप्शन खत्म करने के लिए एक एंटी करप्शन मूवमेंट चलाने वाला हूं, एंटी करप्शन बिल लाने वाला हूं। हमारे देश में बहुत सारे क्या हैं, आपके गद्दार बैठे हुए हैं जो देश का पैसा खा रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका यहां पे काम था कि मैं मैक्सिमम पैसा इकट्ठा करूं और जो मेरे लिए खतरा है, मेरी इस गद्दी के लिए खतरा है, मैं उसको कंट्रोल करूं। इसने 200 इंडिविजुअल्स को वहां पे इकट्ठा किया, डिटेन किया। मेरे दोस्तों आपके बहुत सारी आपकी रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया गया कि यहां से लोगों को डायरेक्टली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, फिजिकल अब्यूज किया गया। क्यों? क्योंकि उससे यह मांग था पैसे, कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको रिलीज नहीं किया जाएगा।
मेरे दोस्तों उनमें से ये दो उठा के लाया हूं मैं। एक का नाम है क्या, प्रिंस अल वलीद बिन तलल। ये जो प्रिंस अल वलीद बिन तलल है, मेरा या तलाल है, ये बिलीनियर है सऊदी अरेबिया का। इसको मारा, उसको बोला जब तक तू पैसे नहीं देगा तुझे छोड़ूंगा नहीं। आपको पता है इसने कितना पैसा पे किया? $6 बिलियन। ही आप देखिए ये कौन है, प्रिंस मुतायब बिन अब्दुल्ला। ही वॉज हेड ऑफ सऊदी अरेबिया नेशनल गार्ड। इसको भी लाया गया, इसको भी वहां पे मारा गया कि अगर मेरे खिलाफ तू कभी गया तो यार रखना, ये देख ले क्या हालत की है। कई दिनों तक इनको इसी होटल में रखा गया और इनको टॉर्चर किया गया। इसने यहां से अपनी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। यहां पे एक बंदा जो इसका बहुत क्लोजेस्ट अलाई था, जब उसने मोहम्मद बिन सलमान का ये रूप देखा वो हिल गया, और उसका नाम था मेरे दोस्तों जमाल खशोगी। जमाल खशोगी जो बहुत फेमस जर्नलिस्ट था, उसको यकीन ही नहीं हुआ कि यार मोहम्मद बिन सलमान जो है इतना क्रूअल है, इतना खतरनाक इंसान है, और जो पावर के लिए, जो पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकता है। जमाल खशोगी ने डिसाइड किया कि मैं सऊदी अरेबिया से भाग जाऊंगा, और ये सऊदी अरेबिया से निकल गया। और इसने जाके मेरे दोस्तों दुनिया भर के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में जो वेस्टर्न कंट्रीज चला रही थी, वहां पे जाके इसने क्या करना स्टार्ट किया, मोहम्मद बिन सलमान की इस हरकतों को बताना स्टार्ट किया, जिससे मोहम्मद बिन सलमान की इमेज बहुत बड़े लेवल पे खराब हुई। सऊदी अरेबिया पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन स्पेंड करने से डरना स्टार्ट हुए। अब जमाल खशोगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन गया? आपका मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान इसको बुरी तरीके से ढूंढ रहा था। और एक दिन मेरे दोस्तों, साल था आपका 2018, जब जमाल खशोगी का दिन बहुत बुरा था। ये टर्की के सऊदी कंसुलेट में चले जाता है, मतलब टर्की में जो सऊदी एम्बेसी है वहां पे चले जाता है, और उसके बाद ये कभी बाहर आया नहीं आज तक। इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको मार दिया गया था। सीआई के पास ठोस सबूत थे कि मोहम्मद बिन सलमान पूरी तरीके से इन्वॉल्व है जमाल खशोगी को मारने के लिए। यहां से लोगों को यकीन हो गया कि भाई मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही बुरा इंसान है। मोहम्मद बिन सलमान पैसों का, गद्दी का भूखा है। मोहम्मद बिन सलमान उसके लिए किसी को भी छोड़ेगा नहीं। अब उसके बाद मेरे दोस्तों और इंसिडेंट्स, जो सबसे पहला आपका यमन के हाउथी ग्रुप ने किया, मैं हाउथी बोलता हूं, हूथी ग्रुप मेरे दोस्तों, इन्होंने क्या किया, ड्रोन अटैक कर दिया। और इनका टारगेट था कि सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी जिसका नाम था अरामको, ये जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, इसकी जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, उस पर ड्रोन अटैक करना, मिसाइल अटैक करना। और मेरे दोस्तों ये कामयाब हो गए अरामको की पूरी ऑयल फैसिलिटी को तबाह करने के लिए। और अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी था। एक छोटा मामूली ग्रुप ने सऊदी अरेबिया के सबसे अहम, सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। मेरे दोस्तों अकेला जो अरामको आपका ऑयल रिफाइनरी है ना, ये सऊदी अरेबिया का आधे से ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता था। आधे से ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन जो है वो ये करता था। और ग्लोबल लेवल पे 5 से 7% जो ऑयल की सप्लाई थी वो अरामको से जाती थी। मतलब बचा $ट्रिलियन का फायदा, जिसको हुती ने एक ही रात में तबाह कर दिया। इससे मेरे दोस्तों सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से नंगा हो गया कि भाई तुम सबसे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में तुम सबसे बड़े क्या हो, आप इंपोर्टर हो यूएसए से सबसे बेहतरीन हथियार लेने में, जिसमें आपने एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम लिया हुआ है जो किसी भी ड्रोन अटैक को रोक सकता है, जो किसी भी मेरे दोस्तों मिसाइल अटैक को रोक सकता है। वो हूथी ग्रुप के मिसाइल को नहीं रोक पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया। इससे मेरे दोस्तों यह पता चला कि सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से इनकैपेबल है अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए। अब मुझे बताओ, आपकी ऑयल कंपनी है, आपको पता चलता है कि एक ऐसा देश जिसमें दम ही नहीं है आपके बिजनेस को, आपकी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का, क्या आप इन्वेस्ट करोगे? अरामको मेरे दोस्तों पूरी तरीके से तबाह हो गया। और जब अरामको तबाह हुआ, सऊदी अरेबिया को सबसे बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ। आज तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक लॉस जो है ये हूथी ग्रुप ने दिया। देख रहे हो कैसे डाउनफॉल आ रहा है। अब मेरे दोस्तों इसके बाद ये जो मुस्लिम लोगों के लिए ये जो राजा बना हुआ था, उसमें ये किस तरीके से बदनाम हो गया। जब हुआ अब्राहम अकॉर्ड, ये तो था
कि देश भर में, दुनिया भर के लिए, है ना, अलग अलग देशों के लिए सऊदी अरेबिया वीक होता जा रहा था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यह अभी भी एक आस थी। लेकिन एक ऐसा समझौता जिसने इसको पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया, वो था 2020 में ट्रंप के द्वारा करवाया गया कौन सा, अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड क्या था? यह हुआ था यूएई, दुबई, बहरीन, सूडान, मोरक्को और इजराइल के बीच में। क्या था कि अब हमें क्या करना है, वेस्ट एशिया में नॉर्मलाइजेशन लानी। हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए पहले भी एक समझौता स्टार्ट किया था 2002 में, और उस समझौते का नाम क्या था, अरब लीग। और इस अरब लीग को कौन लीड कर रहा था? इस अरब लीग को लीड कर रहा था बच्चा आपका सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया ने बोला था कि हम भी नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। कहां पे? वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक कंडीशन पे आएगी, फलस्तीन को आपने क्या करना है, एस्टैब्लिश होने देना एज अ कंट्री। अगर आपने फलस्तीन को एज अ कंट्री एस्टैब्लिश नहीं होने दिया तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। और इस अरब लीग को लीड कौन कर रहा था 2002 में? सऊदी अरेबिया। लेकिन अब जो ये 2020 में अब्राहम एकॉर्ड हुआ, इसमें मेरे दोस्तों अरब वर्ल्ड ने, ऑल्दो सऊदी अरेबिया यहां पे डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अरब वर्ल्ड ने नॉर्मलाइजेशन करी बिना फलस्तीन स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट के। उन्हें बोला कोई बात नहीं, फलस्तीन बने ना बने, हम नॉर्मलाइजेशन करने के लिए तैयार हैं। अब मेरे दोस्तों इसको लीड कौन कर रहा है? यूएई लीड कर रहा है। सऊदी अरेबिया यहां पे प्रेजेंट नहीं है। बाद में मोहम्मद बिन सलमान जी बोलते हैं कि हां ठीक है, मैं अब्राहम एकॉर्ड को एक्सेप्ट करता हूं। मतलब फलस्तीन के लोग जो मर रहे थे, जो लड़ रहे थे अपने हकों के लिए, जिनको लग रहा था हमारा मसीहा सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया लगातार उनकी बात कर रहा था, आज सऊदी अरेबिया ने उनको साइडलाइन कर दिया। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान के जो फादर थे, किंग सलमान, उन्होंने बोला ये गलत है, मैं नॉन पैलेस्टीन स्टेट के बिना नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहता हूं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने बोला नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, अगर नॉर्मलाइजेशन पैलेस्टीन स्टेट बिना बनने के बिना भी आ रही है तो आने दीजिए। इससे मेरे दोस्तों ये पूरे दुनिया भर में सुन्नी कम्युनिटी की नज़र में इसकी इमेज गिर गई। उनको समझ आ गया कितना बड़ा दोगला है सऊदी अरेबिया। पहले यूएसए की नज़र में गिरा, फिर मेरे दोस्तों आपके कतर की नज़र में गिरा, मिडिल ईस्ट की नज़र में गिरा, अब ये अपने लोगों के नज़र में गिर गया था। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी प्रॉब्लम है। इंटरनल इशू, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जो शिया वहाँ पे रहते हैं उनके साथ सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट बहुत अत्याचार करती है। आप उठा के देखिए कितने ह्यूमन राइट वायलेशन है, कितने लोगों को आज भी अरेस्ट करके रखा हुआ है। और इसका ये जो 2030 का जो विजन है, ये कंप्लीट होने के लिए इसके पास पैसा ही नहीं है। ये ट्रेड डेफिसिट, इसका ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि आज ये उधारी के ऊपर जी रहे। और अब मेरे दोस्तों लास्ट जो इसको झटका मिला, लास्ट झटका मिला किसका? आपका मेरे दोस्तों इजराइल। I2U2। I2U2 क्या है बच्चा? I2 का मतलब इंडिया इजराइल, और U2 का मतलब है यूएसए और यूएई। इन चारों ने मिलके मेरे दोस्तों समझौता किया, एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट आता है जो बाइडेन के टाइम पे, जो 2022 में होता है। इस एग्रीमेंट में इन्होंने पूछा ही नहीं किसको, सऊदी अरेबिया को, पूछा ही नहीं इजिप्ट को, और इन्होंने अपने ट्रेड रिलेशंस बढ़ाए। इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे डिसाइड किया कि इजराइल, आपका इंडिया, आपका यूएई और यूएसए मिलके जो हैं रीजनल पावर्स को बढ़ाएंगे और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, अपने सोशल वेलफेयर करेंगे। यूएई को बोला गया कि आप करोड़ों डॉलर्स जो हैं इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में फूड पार्क्स बनाने के लिए। कहीं मेरे दोस्तों आपका 2022 में यूएई और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशन स्ट्रेंथन हुए। अब देखिए मोहम्मद बिन ज़ायद, जिसने मोहम्मद बिन सलमान के कंधे पे बंदूक रख के चलाई, उसने क्या कर दिया? ऐसे बड़े इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में सऊदी अरेबिया को पूरी तरह से दबा दिया, बाईपास कर दिया। सऊदी अरेबिया जो एक टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर होता था कोई भी ट्रेड करने के लिए, आज उस सऊदी अरेबिया को पूछा ही नहीं जा रहा। ये कारण है मेरे दोस्तों सऊदी अरेबिया के डिक्लाइन का। आप सोचिए कि ऐसा कोई निकम्मा और ऐसा कोई जिद्दी आप इंसान इतने बड़ी गद्दी में बिठा दें जो इनकॉम्पिटेंट हो,
और जो अपना दिमाग लगाता ही ना हो, जो लोगों के बारे में ना सोचे, जो हर एक अपने मेरे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन पे लोगों पे शक करे, अपने लोगों को मारे, उसका देश का डाउनफॉल आता ही आता है। वो अपने साथ कहीं मासूमों को लेके जाता है। दोस्तों ये था सऊदी अरेबिया का राइज और फॉल। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप इस वीडियो को, बहुत लंबी है, मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये लॉन्ग वीडियो कैसी लगी और आपको मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की पूरी हिस्ट्री क्लियर हुई कि नहीं हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियोज़ को बहुत प्यार दे रहे हो आप। लास्ट 5-6 वीडियोज़ में काफ़ी प्यार आया, कॉमेंट्स आए, लाइक आया, शेयर किए। इस भी वीडियो को उतना ही प्यार देना। सबको नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।